सबसे पहली चीज आपको बतानी है कि निवेश क्या होता है। हाँ, निवेश का मतलब इन्वेस्ट। तुम लोग इंग्लिश इंग्लिश हिंदी बस करते रहते हो, इंग्लिश से हिंदी, हिंदी से इंग्लिश। क्या होता है इन्वेस्टमेंट का मतलब? पूंजी निर्माण के लिए समर्पित धन या पूंजी निर्माण के लिए लगाया गया धन। कोई भी रुपए जो आप पूंजी निर्माण के लिए लगाते हैं वो क्या है? इन्वेस्टमेंट। कोचिंग के लिए जो रुपए लगाया गया है वो भी क्या है? इन्वेस्टमेंट है। किताब में जो पढ़ाई के लिए लगा रहे हैं क्या है? ये भी इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट ही तो है। घर वाले उम्मीद किए हुए हैं ना कि इसका रिटर्न मिलेगा, और रिटर्न नहीं दोगे वो तो तुम लोगों को ही किसी लायक नहीं छोड़ेंगे। हर कोई रिटर्न के लिए देखा होगा, घर वाले एफडी कराते हैं, बीमा पॉलिसी कराते हैं, किस लिए? बाद में रिटर्न मिलेगा। और जो तुम लोगों पर जो लगा रहे हैं इतना, वो किस लिए लगा रहे हैं? रिटर्न के लिए। किसी पेरेंट्स से पूछना कि क्या वो संतुष्ट रहेंगे उनके बच्चे कुछ ना करें, अभी पैसे ले रहे हैं बाद में लेते रहें? कभी नहीं संतुष्ट होंगे, भगा और देंगे, है ना। तो इन्वेस्टमेंट होता है कोई भी धन जो आप किस लिए लगाते हैं? पूंजी निर्माण के लिए। पूंजी निर्माण का मतलब होता है कि आप क्या करना चाहते हैं? आर्थिक लाभ कमाना चाहते हैं। और विदेशी निवेश क्या होगा? सीधी बात है कि ये वो पैसा है जो हम लोग नहीं, कोई दूसरा देश वाला दे रहा है, उसी को कहते हैं विदेशी निवेश। अब एक सवाल और आ गया, प्रत्यक्ष। इसका मतलब है अप्रत्यक्ष भी कुछ होता होगा। प्रत्यक्ष का मतलब है सीधे सीधे, जैसे एक कोचिंग संस्थान है, अब इसमें कोई व्यक्ति आए वो मैम से कहे कि हम इसमें 2 लाख रुपए लगाने जा रहे हैं और कोचिंग में हमारा इतने परसेंट शेयर होगा, तो ये क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। लेकिन कोई व्यक्ति ये कहे कि हम कोचिंग में रुपए सीधे नहीं लगाएंगे, बल्कि हम किस चीज पर लगाएंगे? एडवर्टाइजमेंट वगैरह पर लगाएंगे बाहर, उस वो मतलब आप इनडायरेक्टली लगा रहे हैं। और एडवर्टाइजमेंट कैसे करेंगे? संस्थान के नाम पर बाहर किताबें बेच रहे हैं, उससे प्रॉफिट कमा रहे हैं, वो क्या होगा? इनडायरेक्ट। तो देखिए, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश दो होते हैं निवेश। एक होता है एफडीआई, यही है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। एक होता है एफपीआई। एफडीआई का मतलब है विदेश से जो लोग भी हमारे देश की कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करते हैं, वही कहलाता है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। इसका लाभ हम लोगों को सीधे रूप में मिलता है। जबकि ये है पोर्टफोलियो निवेश। जैसे ट्रेडिंग वगैरह देखते हैं आप, ट्रेडिंग में आज किसी ने रुपए लगाया, अभी देखा होगा इलेक्शन के टाइम पर ये कहा गया था कि इस पर शेयर खरीद लीजिए और बहुत तेजी से उछाल जाने वाला है। हमारे देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सब ने माहौल बना दिया कि आप लोग बस खरीदिए, रातों रात आप माला माल हो जाएंगे। खरीद लिए। अब जब नतीजे आना शुरू हुए, उसके बाद सबने रुपए निकाल लिया। अब अचानक से कितना बड़ा लॉस हुआ देश का, समझ में आया? ये है पोर्टफोलियो। इस पर आप भरोसा नहीं कर सकते हैं, इस पर भरोसा कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये रुपए कहाँ लगा है? जमीन खरीदने में लगा हुआ है, मशीनों को खरीदने में लगा हुआ है, जो भी बड़ी कंपनियों हैं उनके मालिकों ने जो मशीनें लगाई हुई है उस पर लगा हुआ है। तो इस पर पूर्ण भरोसा आप कर सकते हैं, ये रुपए नहीं निकाल सकते हैं। मान लीजिए आप हैं, आपने किसी जगह जमीन, आप कोई कंपनी लगाने वाले हैं, आपने कंपनी के लिए एक जमीन देखी, उस जमीन के लिए अमेरिका में कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, उसने कहा कि इसका रुपए हम दे देते हैं। अब ये बताइए, क्या रातों रात वो उसकी इतनी हिम्मत है कि वो कहे नहीं जमीन तुम चाहे जो करो, हमारे रुपए निकाल दो वापस? नहीं निकाल सकता है। ये होता है एफडीआई। तो इसमें हम लोगों को पढ़ना है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के बारे में। तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का मतलब है ऐसा रुपया जो देश में किसके लिए? निवेश के लिए समर्पित है, लेकिन वो विदेशी है। इसी को कहते हैं एफडीआई। एफडीआई के लाभ क्या होते हैं, नुकसान क्या होते हैं, ये सब आप पढ़ेंगे कहाँ? कोर इकोनॉमिक्स में। बस इतना समझ लीजिए कि अगर कोई गरीब व्यक्ति है और उसको कोई पड़ोसी भी वाला पड़ोसी कहे कि हम तुमको 2 लाख रुपए दे रहे हैं, तुम मकान बनवा लो बढ़िया, या दुकान अपना कुछ खोल लो, उसके बाद रुपए कमाते रहना, फिर हमको देते रहना, तो उसका भला है या नहीं? भला है। इसी प्रकार से अगर विदेश से हमारे देश में रुपए आता है, उस रुपए से हम लोग क्या कर सकते हैं? मशीन लगवा सकते हैं, नई टेक्नोलॉजी विकसित कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में रोजगार क्रिएट कर सकते हैं। उससे हमारे देश की इकोनॉमी क्या होगी? बूस्ट होगी। तो ये फायदा है। नुकसान क्या है कि अगर गलती से विदेशी कंपनी ने जो रुपए लगाया है उसको वापस से उन्होंने निकाल लिया, तो हमारे यहाँ की कंपनी तबाह हो जाएंगी। दूसरा कारण, हमारे देश की कंपनियां विदेशी कंपनियों पर डिपेंड हो जाएंगी। एलन मस्क जैसे जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं, अगर हमारे देश की बड़ी कंपनियों में निवेश कर देंगे, 25% का हिस्सा खरीद लिया अंबानी अडानी के साथ मिलकर उनकी कंपनियों का, तो हम लोग किस पर डिपेंड हो गए?
अमेरिका पर, खासकर एलन मस्क पर। अब वो कभी भी रुपए निकाल लेगा और हमारे देश की अर्थव्यवस्था तबाह हो जाएगी, तो हमारी डिपेंडेंसी बढ़ती है। समझ में आ गया? अब लिखिए क्यों ये चर्चा में रहा। एक डेटा आया हुआ है दरअसल, लिखिए भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार कौन जारी करता है एफडीआई, कितना आया हमारे पास? आरबीआई। तो भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार 2023-24 में भारत में 71 यानी 71 बिलियन अमेरिकी डॉलर, 71 बिलियन यूएस डॉलर का सकल, सकल मतलब होता है कुल, जिसको मैथ में आप कहते हैं टोटल, यहाँ कहते हैं ग्रॉस, कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ था। जो कि 2022-23 की तुलना में कुछ कम है, जो कि 2022-23 की तुलना में कुछ कम है। हो गया? अब देखिए इसी एक स्टेटमेंट से यूपीएससी को क्वेश्चन मिल जाएगा। क्या मिलेगा? सबसे पहले चीज, पिछले 5 वर्षों में, पहला स्टेटमेंट दे देगा, पिछले 5 वर्षों में भारत का सकल घरेलू निवेश लगातार बढ़ा हुआ है। तो सही होगा या गलत? गलत होगा। क्यों? क्योंकि अभी हमने आपको क्या लिखा है, 2022-23 में ज्यादा था, 23-24 में क्या हो गया है? कम हो गया है। अब इतनी सी बात अगर आपके दिमाग में रहेगी तो इससे जो क्वेश्चन बनेंगे वो आपके सही हो जाएंगे। अगला लिखिएगा, अगला पॉइंट, भारत में निवल, निवल मतलब नेट, एफडीआई निवल, इकोनॉमिक्स में इसको कहते हैं नेट मतलब टोटल, नेट निवल एफडीआई 2022-23 के 28 बिलियन अमेरिकी डॉलर से घटकर 2023-24 में 10.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया था। 10.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया था। 28 बिलियन अमेरिकी डॉलर से घटकर 10.6 बिलियन यूएस डॉलर हो गया था। क्यों हुआ होगा ये आपको खुद सोचना है, ये है मेंस का टास्क। इतना तो बता दिए तो फैक्ट्स है, ये कौन बताया? आरबीआई। इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, आरबीआई ने डेटा दिया है। अब इसी डेटा से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किन कारणों से भारत का एफडीआई 2022 वर्ष 2023-24 में कुछ कम हुआ है। तो क्या कारण रहे होंगे? क्या क्या दिखाई दे रहा है दुनिया में? ठीक है, क्योंकि जब वॉर होती है उस समय कोई भी देश किसी देश पर रुपए क्यों लगाएगा, बल्कि वो अपने लिए क्या करेगा? अस्त्र शस्त्र का निर्माण करेगा, और खासकर अमेरिका जैसे देश तो यही करेंगे। तो इसके अलावा भारत में भी इस तरह का माहौल नहीं था कि जहां पर रुपए लगाए जा सके। रुपए अमेरिका से या दुनिया के कोई भी देश भारत में तब लगाता है जब भारत का रुपया कुछ कमजोर होता है। समझ में आ गया? जैसे $1 बराबर 70 है, अगर $1 बराबर 72 हो जाएगा तो अमेरिका वाले तुरंत आकर भारत में रुपए लगा देंगे। क्यों? उनके लिए क्या हो गया? रुपया सस्ता हो गया, महंगा नहीं, सस्ता हो गया। महंगा होगा तो क्यों लगाएंगे? निकाल लेंगे रुपए, कहेंगे कोई फायदा नहीं है, सस्ते में फायदा है ना उनको। लिखिएगा अगला पॉइंट, भारत में मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल लीजिएगा ये पॉइंट, जो पीसीएस देना चाहते हैं और जो आरओ देना चाहते हैं वो इस पॉइंट को बिल्कुल एकदम याद कर लीजिएगा। भारत में सर्वाधिक एफडीआई, कौन सा देश है सबसे पहले स्थान पर? सबसे अधिक एफडीआई कहां से आता है भारत में? कहां से? यूएसए से।
ये क्वेश्चन सबका गलत होगा, ये क्वेश्चन 100% आएगा, अभी हम बता दे रहे हैं, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। जब हम यूपीएससी के लिए जो करा रहे थे उसमें भी हमने बताया था जो आना है वो आना ही है, इसलिए इसको बिल्कुल एकदम सीरियसली लीजिएगा, लिखिएगा। भारत में सर्वाधिक एफडीआई सिंगापुर, कोष्टक में लिख लीजिएगा प्रथम, यानी पहले रैंक पर कौन है, सिंगापुर, कॉमा लगा कर लिखिएगा। मॉरिशस और संयुक्त राज्य अमेरिका से होता है, और संयुक्त राज्य अमेरिका से होता है। कौन कौन से देश पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर, यूएसए। तीनों ही नाम आपको याद रखने हैं, किसी एक से काम नहीं चलेगा। हो सकता है सीधे पूछ दिया जाए कि भारत में सबसे अधिक एफडीआई किस देश से हुआ, तो किससे हुआ, सिंगापुर से। पूछ दिया जाए कि भारत में टॉप 3 एफडीआई कंट्री कौन से हैं, सिंगापुर, मॉरिशस और, सिंगापुर कहाँ पर है, यही है, ऐसे बताते हैं यही है कि मतलब प्रयागराज में सिंगापुर को बसा देंगे, इंडिया के नीचे, यही पढ़े लिखे लोगों वाली पहचान है। अब इंडिया के नीचे कहाँ खोजेंगे बताओ, कहाँ पर है, साउथ एशिया में। अगर वो साउथ एशिया में है तो हम लोग कहाँ पर हैं, कहाँ पर हैं, दक्षिण पूर्व एशिया में। सबसे पहली चीज तो बोलना चाहिए था एशिया में है, फिर उसके बाद इच्छा होती तो पूछते एशिया में कहाँ पर, तब बताते हैं दक्षिण पूर्व एशिया में। फिर पूछते दक्षिण पूर्व एशिया में किस देश के साथ सीमाएं लगी हुई हैं, तब आप बताते किसके साथ, मलेशिया के साथ। फिर पूछते कि ये बताओ सिंगापुर मलेशिया से किस जल संधि के द्वारा अलग है, तब आप लोग बताते जौहर जल संधि के द्वारा। फिर पूछते बताओ सिंगापुर इंडोनेशिया के साथ कौन सी जल संधि के द्वारा अलग है, तब आप बताते मलक्का जल संधि के द्वारा, ठीक है। फिर पूछते सिंगापुर की राजधानी क्या है, सिंगापुर। फिर पूछा जाता कि ये बताइए सिंगापुर क्या आसियान का सदस्य है। फिर पूछा जाता कि ये बताइए क्या सिंगापुर भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करता है, मुक्त व्यापार समझौता, नहीं करता है। इस तरह से पॉइंट निकलते जाते हैं, ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है। लिखिए, पता कहाँ से होना चाहिए, पढ़ने का ही समय नहीं रहता है, घर जाएंगे नोट्स को पैक करके रख देंगे, अब देखेंगे बाद में एग्जाम के बाद। एग्जाम के बाद ये देखेंगे कि नोट से कुछ आया कि नहीं आया, एग्जाम के बाद भी इसलिए नहीं देखते कि कुछ पढ़ना है। कुछ लोग तो पूरा इस मूड में रहते हैं कि बाद में देखेंगे, पहले नोट्स बना लेते हैं, उसके बाद में फिर पढ़ाई शुरू करेंगे। होते हैं ना इस तरह के लोग, पहले सोचेंगे कोचिंग करके प्रॉपर नोट्स तैयार कर लेते हैं, 1.5 साल 2 साल कोचिंग होगी, उसके बाद फिर उसकी नोट्स की धूल साफ करेंगे कपड़े से, फिर कहेंगे अब पढ़ाई शुरू करते हैं। अब शुरू करते हैं कब, जब पूरा पीछे का पोर्शन गायब हो चुका है। चलिए लिखिएगा आगे। अगला पॉइंट ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारत भारत में सबसे अधिक एफडीआई किस क्षेत्र को प्राप्त है बताइए, गुजरात क्षेत्रक नहीं है, गुजरात स्टेट है। क्षेत्रक का मतलब हमने बताया था आपको, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक। अच्छा ये बताइए क्या सिंगापुर मलेशिया के लोग हमारे ट्रेन चलाने के लिए आते हैं या डाकघर का काम करते हैं, तो फिर एक सेक्टर है इसको कहते हैं विनिर्माण क्षेत्र, क्या कहते हैं। अब विनिर्माण सेक्टर किस सेक्टर के अंतर्गत आता है, सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत। तो विनिर्माण सेक्टर को सबसे अधिक एफडीआई प्राप्त होता है, लिख लीजिएगा। भारत में सबसे अधिक एफडीआई विनिर्माण क्षेत्र को प्राप्त होता है। इसके बाद किसमें, विनिर्माण के अंतर्गत जो भी ये इंफ्रा वगैरह आप देख रहे हैं ना, कंस्ट्रक्शन वगैरह का ये सब काम होता है, सारी चीजें इसमें आती है। द्वितीय सेक्टर के एक उप क्षेत्र है, इतना अधिक मजबूत पिलर है देश की इकोनॉमी में, इसको आप बाहर कर दीजिए अर्थव्यवस्था तबाह हो जाएगी पूरी। किस चीज को,
तेज बोलो, कम से कम क्वेश्चन तो तेज बोला करो। विनिर्माण में ये कैसे सहयोग कर रहा है? यहाँ की बड़ी बड़ी, अच्छा अभी देखा होगा इलेक्ट्रोल बॉन्ड आया था, सुना है नाम? उसमें बड़ी बड़ी कंपनियां शामिल थी जो हाईवे बना रही हैं, अंडर वाटर ब्रिज बना रही हैं। ये सारी कंपनियां कहाँ से हैं? भारत की नहीं है, इंटरनेशनल कंपनियां हैं। ये हमारे देश में आती हैं, हमारे देश में बढ़िया तरीके से काम करती है मैन्युफैक्चरिंग विनिर्माण सेक्टर में, और अरबों खरबों रुपए ले जाकर अपने देश में रख लेती हैं। आप कहोगे हम लोग अपने देश से क्यों नहीं काम कराते हैं? उसके पीछे कारण है, उसके पीछे कोई बहुत अच्छा कारण नहीं है, बल्कि कारण ये है कि ये कंपनियां यहाँ की है नहीं, जांच कौन करेगा? कोई नहीं करेगा, आज काम कर रही कल चली जाएंगी। इसलिए सरकार इसी के हेर फेर में क्या करती रहती है, अपने आप को आर्थिक रूप से मजबूत करती रहती है। हमारे देश की कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं दिया जाता है, बाहर की कंपनियों को लाया जाता है कि आप आइए, आप हमारे देश में बनाइए अच्छी अच्छी चीजें। अच्छा अभी एक ब्रिज है, अटल ब्रिज, नाम सुना होगा, मुंबई में बना है। उसमें एक बार अगर आप ट्रैवल करते हैं बाइक से या फोर व्हीलर से, तकरीबन आपको 20,000 रुपए पे करना पड़ेगा एक बार जाने का, सिर्फ इतना कॉस्टली है। किस देश के सहयोग से बनाया? जापान के सहयोग से। 3 महीने हुए हैं, टूटना शुरू हो गया। समझ गए? ये है हाल। अब कौन सवाल पूछेगा? कोई नहीं पूछेगा। बुलेट ट्रेन किसके सहयोग से बन रही है? जापान के सहयोग से। चीन के सहयोग से हम लोग एक ट्रेन तमिलनाडु में चलाने वाले थे, विवाद हो गया, वो कंपनियों को भगा लेंगे अपनी। तो ये होता है, हम लोग विदेशियों से लाते ही हैं कंपनियां, क्या ये हमारे यहाँ बनाइए, क्योंकि बड़े से बड़ा स्कैम हो जाए पता भी नहीं पड़े किसी को, कह देंगे जापानी कंपनी आई थी, वो बहुत महंगी है, बहुत रुपए लेती है, इसलिए उसने बनाया है। अभी कलकत्ता में ब्रिज बना हुआ है, अंडर वाटर ब्रिज, टनल बनी हुई है, वो भी विदेश से। इसीलिए ये हमने बताया ना आपको कि एफडीआई सबसे ज्यादा कहाँ से आ रहा है? इसी सेक्टर से। लिखिएगा आगे। दूसरा क्या है इसके बाद सेक्टर? इसके बाद लिखिए विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत और कंप्यूटर, विद्युत और कंप्यूटर सर्विसेज क्षेत्र से एफडीआई आता है। विद्युत और कंप्यूटर सर्विसेज मतलब कंप्यूटर से संबंधित जो भी वर्क होते हैं ना, जो ऑनलाइन हो रहे हैं, गूगल वगैरह का उपयोग दम से जो कर रहे हैं लोग। समझ में आ गया? इसमें कई सारे क्वेश्चन हैं, अब आपको जवाब देने हैं, जल्दी से दीजिए। सबसे पहली बात ये बताइए कि सबसे अधिक एफडीआई भारत को कहाँ से आता है? अरे किस देश से आता है नालायको? तुम लोगों के दिमाग में जो लास्ट में रहता है उसी को बता देते हो। किस देश से आता है? सिंगापुर, उसके बाद मॉरिशस, उसके बाद यूएसए। तीनों नाम दिमाग में एकदम बैठा लीजिएगा, और ये चेंज होता रहता है। अगर यूपीएससी को और थोड़ा गहराई में जाना है तो पूछ देगा इसके पहले कहाँ से आता था। समझ में आ गया? ये भी आपको पता होना चाहिए। अब ये बताइए कि भारत में जो एफडीआई है ये बेसिकली किस सेक्टर में ज्यादा आ रहा है? विनिर्माण सेक्टर में। उसके बाद विद्युत, और विद्युत का मतलब है सोलर पैनल वगैरह जो आ रहे हैं ना, इस चीज इस क्षेत्र में जो हम लोग विंड पावर प्लांट लगा रहे हैं, पवन चक्की नीदरलैंड से ला रहे हैं, ये सब चीज क्या है? एफडीआई है। अब बताइएगा कि क्या भारत में लगातार पिछले 5 वर्षों में एफडीआई इंक्रीज हुआ है? भारत में सबसे अधिक एफडीआई किस वर्ष में रहा? बताइए, ये नहीं मिलेगा उसमें। हमने पूछा है सबसे अधिक किस वर्ष में रहा, पता कीजिएगा। कुछ काम तो देने ही चाहिए, नहीं तो तुम लोग घर जाकर सच में नोट्स बंद करके एकदम कहते होगे कौन अब पढ़े इसको। कितने लोग हैं जो नोट्स में जो लिखा हुआ है उसको कभी पढ़ते हैं? पढ़ते हो? और अब बताओ, उसमें भी डाउट है कि नहीं पढ़ते? सामने बताते जा रहे हैं हम नहीं पढ़ते हैं। अब इससे ज्यादा बड़ी बात और क्या होगी? लिखिएगा अगला क्वेश्चन, अगला टॉपिक गोल्डन राइस। इसके बारे में सुना होगा। क्या है ये गोल्डन राइस? बड़ा डिस्प्यूटेड रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सरकार इसको लेकर बहुत काम कर रही है। सरकार को पता है कि भारत में चावल खाना कोई बंद नहीं करेगा,
तो चावल में ही क्या कर रहे हैं, विटामिन मिला रहे हैं। एक नया प्रोजेक्ट चल रहा है सरकार का। क्या होता है गोल्डन राइस? हमारे देश में सही खबरों से ज्यादा गलत खबरें फैलाई जाती हैं। कोई कहेगा चावल प्लास्टिक के बन रहे हैं, चावल खाने बंद कर देने चाहिए, और ऐसा नहीं है, लोग मान भी लेते हैं। कोई कहेगा नमक में ये चीज नहीं है, नमक अशुद्ध हो रहा है। कोई कहेगा नमक के रेट अचानक से बढ़ने वाले, 500 रुपए किलो बिकेगा, तो गरीब से गरीब व्यक्ति एक एक बोरे घर में नमक डाल लेता है। अब वो 500 रुपए का नहीं बिकना था, लेकिन हर व्यक्ति जब खरीदने लगते हैं तो वो 500 का भी बिकेगा। समझ में आया? यही है हमारे देश की अर्थव्यवस्था। कुछ भी करा सकते हैं आप। लिखिएगा गोल्डन राइस के बारे में। ये इंपॉर्टेंट रहेगा, इस साल याद रखिएगा। पहले बता दे रहे हैं क्योंकि ये ऑलरेडी 2-3 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसको लेकर कौन सा रोग होता है, ये पीसीएस में पूछा गया था, रोग से संबंधित। विटामिन, इसमें बीटा कैरोटीन को लेकर पूछा गया था, जो कि विटामिन होता है, इसी से संबंधित है, इसलिए इम्पोर्टेंट है इस साल। लिखिएगा। फिलीपींस ने, फिलीपींस कहाँ पर है? हाँ चलो, ये तो समझदारी वाला होता है। राजधानी क्या है इसकी? मनीला। अब ये भी बताओ, फिलीपींस कोई एक आइलैंड है या कई सारे आइलैंड से मिलकर बना हुआ है? कौन कौन से आइलैंड है? ये नहीं पता। लोजोन, पालवन, मिंडानाओ, ये सभी क्या है? आइलैंड। और किस देश से अलग है ये? किस देश के साथ इसकी सीमा मतलब अलग हुई है? जापान और एक और है, कौन सा? ताइवान। लिखिएगा। फिलीपींस ने आनुवांशिक रूप से संशोधित, ये जो लिखा हुआ है टर्म, इसको समझ लीजिए। आनुवांशिक रूप से संशोधित का मतलब होता है जेनेटिक मॉडिफाई। ये क्या है? जेनेटिक क्या होता है? जेनेटिक क्या होता है? जेनेटिक का मतलब होता है, जिस प्रकार से कोई एक व्यक्ति होता है ए, जब इनकी कोई संतान होती है बी, तो इस संतान में माता और पिता दोनों के लक्षण होते हैं। वो किस कारण होते हैं? जीन के कारण। जीन का मतलब मान लीजिए एक चिप, या चिप होती है। अब मोबाइल कैसा काम करता है? मोबाइल में वही गाने होंगे, वही वीडियो होंगे जो उसमें चिप में है। इसी प्रकार से इंसान में जो चिप होती है वही क्या है? जीन्स। जीन्स आनुवांशिकता की सबसे छोटी इकाई है, इसके आगे कुछ नहीं होता है, सबसे छोटी इकाई। और इसी प्रकार से पेड़ पौधे जो होते हैं उसमें भी लक्षण कहाँ से मिलते हैं? बीज से। जैसा बीज वैसी उसकी फसल, और वैसी ही होती रहेगी। समझ में आ गया? लेकिन अगर कोई व्यक्ति जीन, मान लीजिए एक चिप हमको पता पड़ जाए कि इस चिप में ये वाला जो पोर्शन है, इस कारण से किसी की आंखें लाल दिखती हैं, इस कारण से किसी के हेयर स्टाइल चीनी के लोगों की तरह है, इस कारण से किसी का व्यवहार कद है। अब अगर पता पड़ गया हमको, तो हम लोग करेंगे क्या? मान लीजिए उसकी आंखें लाल हैं, पसंद नहीं आ रही हैं, तो क्या करेंगे? जिस व्यक्ति की आंखें पसंद होंगी उसका जीन ट्रांसफर कर देंगे, इसको हटा करके। ये साइंस टेक में आप पढ़ेंगे। तो अब उस व्यक्ति की आंखें किस तरह की हो गई? जैसा ये जीन किया। इसी प्रकार से हम लोग फसलों में करने लगे हैं। जो फसल है, जैसे मान लीजिए कोई एक गेहूं का पौधा है, अब इस गेहूं के पौधे में थोड़ा सा अगर पानी नहीं मिला तो सूख जाता है, तो क्या करेंगे? जेनेटिक चेंज करके उसको ऐसा बनाएंगे ताकि कम पानी में भी वो वृद्धि कर सके, ताकि उसको रेगिस्तान के क्षेत्र में भी उगाया जा सके। उसी में हो सकता है कि एक गेहूं का पौधा है, उसमें गेहूं बहुत कम मात्रा में होता है, तो क्या करेंगे? जेनेटिक चेंज करके उसमें गेहूं की मात्रा को बढ़ा देंगे। आजकल आप देख रहे होंगे कि छोटे छोटे से पौधे हैं और पूरा फल से लदे हुए हैं, है ना? उसको देख के लगता है कि वो एक दौर वो था जब आम के पेड़ बड़े हुआ करते थे, तब पूरे में फरा हुआ करते थे। आजकल 1 साल का 2 साल का पेड़ होता है आम, और उसमें भी आम होने लगते हैं। तो ये कैसे हुआ? जेनेटिक मॉडिफाई। मार्केट में आप देखते होंगे कि जो गोभी आप लोग खाते थे, आजकल बैगनी रंग का गोभी है, हर प्रकार के हैं। गाजर, जिसका ओरिजिनल रंग कुछ हुआ करता था हल्का लाल, आजकल काले, नीली, पीली, हर तरह की गाजर आपको मिलती है। ये सब क्या है? जेनेटिक मॉडिफाई। तो ये आज के तकनीक की दुनिया में बहुत इम्पोर्टेंट है, और हम लोग ये इस पर काम कर भी रहे हैं। हम लोगों ने एक फसल है जिसको हम लोग कहते हैं क्या?
बीटी, कॉटन, इसमें हम लोग जेनेटिक मॉडिफाई फसल का ही यूज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कॉटन होता था, कीड़े लग जाते थे, कॉटन खराब हो जाता था। पता पड़ा कि ये कीड़े लगते हैं किसी एक बैक्टीरिया के कारण, जेनेटिक चेंज कर दिए, उसको अलग कर दिए। अब वो बैक्टीरिया ही नहीं लग पाता उसमें, फसल होने लगी। फिर एक विद्वान थे, उन्होंने कहा एक काम करते हैं, जो बैगन है, बैगन में भी कीड़े बहुत जल्दी लगते हैं, तो उसके लिए उन्होंने बैगन की जेनेटिक चेंज किया। पूरे देश में विरोध होने लगा, खासकर महाराष्ट्र के क्षेत्र में इतना विरोध हुआ। उन्होंने कहा कि क्या भरोसा है कि आज से 10 साल, 20 साल, 50 साल बाद इसका नुकसान सामने ना आए। हो सकता है कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उसमें कुछ ऐसे लक्षण आ जाएं जो हम लोग नहीं चाहते हो कि इंसानों के लिए सही है, इसलिए उसका विरोध हुआ, तो उसको रोक दिया गया। समझ में आया? हम लोग सिर्फ इस समय कॉटन में इसका यूज कर रहे हैं, इस टेक्नोलॉजी का, लेकिन ये बहुत टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट है। यूएस मक्के वगैरह का उत्पादन भरपूर इस टेक्नोलॉजी से करता है और पूरी दुनिया को बेचता है। हम लोग अपने देश में भले ही नहीं उत्पादन करते हो, बाहर से आई हुई हम लोग हर चीज खाते हैं, ये तो सच्चाई है। उसमें हम लोग नहीं पूछते हैं कि इसमें क्या किया, जेनेटिक है, मॉडिफाई है, क्या, कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि और उसको एंजॉय करते हैं। अगर देखेंगे गोभी बैंगनी रंग का आ गया तो उसको और खरीदेंगे, इसमें हो सकता है कुछ नया हो, है ना। देखिए आगे, गोल्डन राइस की व्यावसायिक खेती के लिए, गोल्डन राइस की व्यावसायिक खेती के लिए गोल्डन राइस की व्यावसायिक खेती के लिए जैव सुरक्षा परमिट रद्द कर दिया है। जैव सुरक्षा परमिट रद्द कर दिया गया है। अब ये बताइए पॉइंट किसको समझ में आया? उसमें केवल एक बात कही गई है, लिख लीजिए पहले, जैव सुरक्षा परमिट रद्द कर दिया गया है। हो गया? आप सुनिए, दरअसल हम लोग जिसकी बात कर रहे हैं वो है गोल्डन राइस, यानी जो सामान्य चावल होता है उसमें चेंजेस कुछ किए गए हैं जेनेटिक स्तर पर। फिलीपींस, आप लोगों को पता होगा फिलीपींस में बेसिकली क्या है, अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, पता है? नहीं, नहीं पता, मनीला में है, पता होना चाहिए था। भारत में जो हरित क्रांति हुई थी आपको पता होगा, तो गेहूं कहाँ से लाया गया था? मैक्सिको से। और चावल कहाँ से आया था? फिलीपींस से। पूरी दुनिया में शोध काम कहाँ होता है चावल पर? मनीला में। इसलिए याद रखिएगा, अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? मनीला में। और भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? ये भी नहीं पता। तो फिर पता क्या है? कटक में, उड़ीसा के। ठीक है, पता कीजिए, थोड़ा बहुत जानकारी रखिए। समझ में आ गया? यानी चावल पर जो शोध होगा कहाँ होगा? भारत में अगर हो रहा तो उड़ीसा के कटक में होगा, विश्व में हो रहा तो मनीला में होगा। तो दरअसल क्या किया है, जब भी कोई आप ऐसा चेंजेस करते हैं फसल में, तो उसको खाना किसको है? हम ही लोगों को। हम लोग क्या है? जीव हैं। तो हम लोगों की सुरक्षा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरी दुनिया में करता धरता कौन है? हम ही लोग तो हैं। जानवरों को क्या मिलेगा, कौन सा पेड़ रहेगा, सब कौन तय करता है? हम ही लोग करते हैं। सबसे जरूरी कौन है? हम लोग। तो इसीलिए हर देश क्या करता है कि ऐसी किसी चीज को अनुमति नहीं देता है जिसका सीधे हम लोगों से संबंध होता है। तो क्या किया है इसने, फिलीपींस ने, कि जो ये गोल्डन राइस है इसकी व्यवसायिक खेती की जा रही थी। कहाँ पर? फिलीपींस में। यानी व्यवसायिक स्तर पर उसको उगाया जा रहा था। तो इसने क्या किया है, वो परमिट रद्द कर दिया है। कहा कि हम परमिशन नहीं देंगे इसकी व्यवसायिक खेती की। व्यवसायिक खेती का मतलब होता है ऐसी खेती जिसका पर्पज सिर्फ और सिर्फ लाभ कमाना है। क्या है? लाभ कमाना। देखिए, भारत में अभी आप गांव में जाएंगे, उनसे पूछेंगे कि कैसी खेती हुई, तो वो सिर्फ, वो ये नहीं बताएंगे हमको बेचना है, वो बताएंगे ठीक हो गई है, इस साल का अपना चल जाएगा अच्छा। यानी कि वो व्यवसाय खेती नहीं कर रहे हैं, उनकी सोच ही नहीं है व्यवसाय खेती की। वो लोग क्या कर रहे हैं, अपना सिर्फ पेट भरने के लिए खेती कर रहे हैं। उनको आप सलाह देंगे कि आप ट्रैक्टर ले लीजिए, आप यहाँ पर बोरवेल लगवा लीजिए, आपकी खेती बहुत आगे जाएगी। तो कहेंगे जरूरत ही नहीं है, हर साल हो जाता है, ईश्वर की दया से पेट भर जाता है, खा लेते हैं, थोड़ा बहुत बच भी जाता है, बेच भी लेते हैं थोड़ा बहुत। तो ये व्यवसायिक खेती नहीं है। व्यवसायिक खेती वो होती है जिसमें आप पहले से सोचते हैं कि हमको इसको बेचना है मार्केट में, ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना है, वो होती है व्यवसायिक खेती। तो वहां पर क्या कर रहे थे, चावल की खेती को व्यवसाय कर रहे थे, इसी गोल्डन राइस को। और अगर ये करते तो इसको दुनिया में बेचते,
अभी बताइए, दुनिया में बेच दे, दुनिया लेगी क्यों? कहेगी तुमने उगाया तुम ही खाओ पहले, हम क्यों लें जब तक विकल्प है। क्योंकि जो गोल्डन राइस की खेती नहीं कर रहे हैं, उन देशों की कमी तो है नहीं। भारत ही इतना चावल उत्पादन करता है, चाइना उत्पादन करता है, चाइना उत्पादन करता है, चाइना चावल नहीं खाता है, पता है नहीं? बहुत कम खाता है चावल। भारतीयों को खवाता है, कहता तुम लोग सोते रहो, खाओ सोते रहो आराम से। वो लोग क्या करते हैं, एकदम जापानियों को देखेंगे आप, उनका खाना देखेंगे ना, हैरान हो जाएंगे। एकदम हल्की चीज खाते हैं, भूखे रहते हैं आधा पेट काम करने के चक्कर में, ताकि नींद ना आए। और भारतीयों को देखो, पूरा प्लेट भरेंगे, दाल चावल और भी चीज आसपास से मिल जाएगी उसको भी डालेंगे, उसके बाद खाएंगे। और तुरंत फिर भगवान भी आ जाए उठाने तो कहेंगे अभी नहीं, अभी आराम करना है, कम से कम 5 बजे तक तो हमको डिस्टर्ब मत करना। ये हाल है। इसीलिए देखा होगा महाराष्ट्र में जब काम करने जाते हैं यूपी बिहार के लोग, तो उनको काम नहीं दिया जाता है। क्यों? क्योंकि ये लोग पता क्या कहते हैं वहां, कहते हैं दोपहर में 2 से 4 हम छुट्टी लेंगे, आराम करेंगे। अब महाराष्ट्र जो कि इतना आर्थिक राजधानी है, वो छुट्टी देगा कभी लेबर को? नहीं देता है। तो कहते तुम एक काम करो, सिर्फ 2 घंटे क्यों, तुम आराम ही करो अच्छे से। तो वहां पर ऑटो वगैरह ये सब काम करने लगते हैं, उसमें भी दोपहर में नहीं जाएंगे। वहां कभी जाइए महाराष्ट्र वगैरह, ऑटो वाले जो होते हैं अधिकांश बिहार के मिलेंगे, उनसे दोपहर में आप कह दीजिए कि यहाँ चल रहे हैं, कहेंगे अभी नहीं, अभी खाली नहीं है, अभी आराम कर रहे होंगे उसमें बैठकर। तमिलनाडु हो कहीं भी हो, हर जगह मिलेंगे, लेकिन 2 से 4 उनको कोई डिस्टर्ब नहीं करता। तो इसीलिए इसकी खेती को क्या किया गया है, फिलीपींस ने अनुमति नहीं दी। समझ में आ गया? और ये फिलीपींस ने काम किया है, इसका मतलब है दुनिया कहीं ना कहीं अब सोचेगी कि हमको अनुमति देनी है या नहीं देनी है, क्योंकि भारत बहुत उतावला हो जाता है। भारत देखता है कि कोई नई चीज आई है, इसको अनुमति दे दो तुरंत। उसको पता नहीं क्यों लगता है कि इतनी बड़ी जनसंख्या मरेगी कैसे, कुछ ना कुछ करते रहो चेंजेस। ठीक है, लिखो इसमें, ये याद रहेगा, ये पॉइंट है नहीं। गोल्डन राइस को किस देश ने जैव सुरक्षा परमिट नहीं दिया है? फिलीपींस में। और ऐसे ही स्टेटमेंट कई सारे बनेंगे। अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? अब उड़ीसा हर जगह नहीं लाना है, मनीला में है। ठीक है, फिलीपींस की राजधानी। अब पूछ देगा मनीला किस द्वीप पर है, ये नहीं पता होगा। हाँ, ये थोड़ी टफ हो गया है ना। लिखिए आएंगे गोल्डन राइस के बारे में, लिखिए गोल्डन राइस से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, गोल्डन राइस से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। ये जो आप लिखा रहे हैं इसमें, करंट अफेयर के लिए तो पढ़ ही लिया, सिर्फ इतना याद रखना किस देश ने रद्द किया है, फिलीपींस ने। अब लिखिए इसके बारे में, पहला पॉइंट, गोल्डन राइस, गोल्डन राइस किस्म का विशिष्ट पोषक आवश्यकता को ध्यान में रखकर, गोल्डन राइस क्या है, चावल की एक प्रजाति, एक किस्म है। तो गोल्डन राइस किस्म का विशिष्ट पोषण आवश्यकता को ध्यान में रखकर विकास किया गया है। अब एक स्टेटमेंट सुनिए, जो गोल्डन राइस बनाया गया है, क्या इसमें एक्स्ट्रा लागत लगी या फिर चावल के स्वाद में कोई चेंजेस हुआ? कोई नहीं हुआ है, यही याद रखना है। 1 रुपए भी एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं आई हुई है, और ना ही इससे चावल के स्वाद में कोई परिवर्तन आया है। यानी कि अगर आपको चावल परोसा जाए और गोल्डन राइस दिया जाए, आप कोई अंतर नहीं कर पाएंगे। क्लियर? तो लिख लीजिएगा, इससे ना तो स्वाद में कमी आई है और ना ही कोई अतिरिक्त लागत बढ़ी है। ना तो स्वाद में कोई कमी आई है, ना ही अतिरिक्त लागत बढ़ी है। हो गया? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, गोल्डन राइस में ऐसे किस चीज की मात्रा को बढ़ाया गया है जो हम लोगों के लिए अच्छी मानी जाती है? कुछ तो चेंजेस किया गया होगा ना, किस चीज की? चावल में कौन सा विटामिन होता है? चावल में विटामिन होता है तो बस यूपी बिहार के लोग बढ़िया मजबूत घूम रहे होते हैं। लिखिएगा, इसमें जिंक और आयरन, अंडरलाइन कर लीजिएगा, जिंक और आयरन
की उच्च मात्रा रहती है। साथ ही साथ ही इसमें बीटा कैरोटीन, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, साथ ही इसमें बीटा कैरोटीन भी पाया जाता है। उसका एक टाइप है बहुत कम मात्रा में बीटा कैरोटीन। मेन चीज देखिए, इस चावल का विकास क्यों किया जा रहा है। महिलाओं में एक समस्या है कॉमन, जिसको हम लोग कहते हैं एनीमिया की समस्या। ये कॉमन प्रॉब्लम है, यानी कि एनीमिया का मतलब है उनके शरीर में जितना रक्त होना चाहिए